हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ वेक्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ओके, क्या पढ़ेंगे? यूनिट वेक्टर। जैसा कि नाम से ही पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला यूनिट टर्म है ये यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर का एक टाइप है। यूनिट वेक्टर को ऊपर में कैप देके डिनोट करेंगे। कैप देके डिनोट क्यों करेंगे? कोई स्पेसिफिक चीज बनाने के लिए। जैसे देखे हो, कोई पुलिसमैन है तो वो अलग यूनिफॉर्म में रहता है, आर्मी का जवान है तो अलग यूनिफॉर्म में रहता है, यस, डॉक्टर है तो अलग यूनिफॉर्म में रहता है। तो ऐसा क्यों बनाया जाता है? स्पेसिफिकेशंस, यानी उसको देखने से ही पता चल जाएगा कि ओ ये सेना का जवान है, ये नेवी का जवान है और ये पुलिस का जवान है। इसे स्पेसिफिकेशन का पता चलता है। जैसे नेताजी है तो क्या पहनते हैं? कुर्ता पैजामा पहनते हैं, टोपी भी लगा लेते हैं। दैट इज स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन के लिए यूनिट वेक्टर में कोई भी वेक्टर होगा उसके ऊपर कोई भी इंग्लिश लेटर होगा उसके ऊपर में कैप लगा दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर का नोटेशन। ये यूनिट वेक्टर होता क्या है? तो कहता ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अंग्रेजी में लिखेंगे द वेक्टर, बोलो द वेक्टर which has magnitude इक्वल टू, गेट को भी लगा दो, इक्वल टू 1। द वेक्टर which has magnitude इक्वल टू 1। जैसे अगर हम बोलेंगे ये एक यूनिट वेक्टर है, अगर कहेंगे इफ इज ए यूनिट वेक्टर, अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका ये क्या हुआ? ऐसे करने का मतलब क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मान लेते हैं ये इज ए यूनिट वेक्टर, अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यस, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। कोई भी चीज, जैसे कि तीसरा एग्जांपल लेते हैं, इफ n इज ए यूनिट वेक्टर, n इज ए यूनिट वेक्टर, देन n के ऊपर कैप दे देंगे और बराबर क्या होगा? यानी बड़ा आसान है समझना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर है, ध्यान से देखोगे, उसका नाम है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, और ब्रैकेट में देता हूं मैं आई जे एंड के। आई जे एंड के नाम सुने हो कभी? आई जे एंड के, दिस इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल? ये ऑर्थोगोनल क्या होता है तो समझने का कोशिश करते हैं, जरा देखना। एग्जाम में मैं फोटो बना दूंगा और तुझे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ऑर्थोगोनल क्या होता है। तो इस फोटो को जरा गौर से देखोगे। मान लेते हैं ये है, और इस प्रकार से हम ये बना देते हैं।
इधर एक लाइन दिए, इधर दिए और इधर दिए, यानी एक इधर है और एक इधर है और इधर है, तो इधर का प्रोजेक्शन इधर लिया गया है। इसको अगर हम एक्स एक्सिस बोले, इसको अगर वाई एक्सिस बोले, इसको अगर जेड एक्सिस बोले, ओके, इसको अगर एक्स एक्सिस बोले, इसको अगर वाई एक्सिस बोले, अगर इसको जेड एक्सिस बोले, तो ये एक यूनिट वेक्टर है और ये एक यूनिट वेक्टर है और ये एक यूनिट वेक्टर है। तो आई एक यूनिट वेक्टर है, आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होगा एक्स एक्सिस की तरफ। ये बात क्लियर है। जे भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन होगा वाई एक्सिस की तरफ। मैग्नीट्यूड में, अच्छा बोलो आई बराबर क्या लिखेंगे, तुम बताओ आई क्या है, आई एक्चुअली में है क्या? तो आई एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? आई बराबर क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। ये एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन किधर है? यूनिट वेक्टर अलोंग, यस, अलोंग एक्स एक्सिस। उसी प्रकार से जे को क्या बोलेंगे? जे को भी बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ये भी यूनिट वेक्टर, ये ऊपर में कैप लगा हुआ है, स्वाभाविक है। क्या टोपी लग गया तो तुरंत समझ जाएंगे कि स्पेसिफिक है, ये कुछ स्पेशल बात है। ये नेताजी है, वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा, देखना कैसे। यूनिट वेक्टर अलोंग, यस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और उसी में ये के आया। ये के क्या है? के इधर ये एक्स है, ये वाई है, इधर जेड है। तो क्या लिखेंगे? ये इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यानी ये एक एक्स की तरफ है, दूसरा वाई की तरफ है, तीसरा जेड की तरफ है। आई और जे, यानी आई एंड जे के बीच में कितना एंगल होगा बताओ? आई एंड जे के बीच में कितना एंगल होगा? आई एंड जे के बीच में होगा 90 डिग्री। ओके। और जे एंड के बीच में कितना होगा? यस, 90 डिग्री। और के एंड आई के बीच में कितना होगा? 90 डिग्री। यानी इधर एक्स आई है, इधर जे है, इधर के है। तो आई एट जे 90 और जे और के 90 और के और आई 90, यानी एक दूसरे से सब परपेंडिकुलर पर है। तो कहता ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। वो आई जे के हो गया, तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो गया। क्या सही है? अब बताओगे, जरा समझ गए हो तो तुम बताओगे कि आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा और के का मैग्नीट्यूड कितना होगा। किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा? आई का कि जे का कि के का? यस, इसका होगा 1, इसका होगा, इसका भी, इसका, सबका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट देखता हूं मैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक बात है, हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर अलोंग ए गिवन वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको इधर लाते हैं। हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर अलोंग ए गिवन वेक्टर। हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर अलोंग ए गिवन वेक्टर। क्या हेडिंग देने वाले हैं? ध्यान से देखो। हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर अलोंग ए गिवन वेक्टर। हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर अलोंग ए गिवन वेक्टर मतलब हुआ किसी दिए हुए वेक्टर के तरफ यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे।
मतलब क्या हुआ, किसी दिए हुए वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट मतलब कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट मतलब कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर को, अलोंग मतलब के तरफ, अलोंग मतलब के तरफ, एक गिवन वेक्टर मतलब दिए हुए वेक्टर की तरफ कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर। तो मान लेते हैं लेट ए इज एनी गिवन वेक्टर, ए इज एनी गिवन वेक्टर और ये इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ऐसे करता हूं मैं, ये एक वेक्टर है ए और इस दिशा में ये एक यूनिट वेक्टर है, कैसे लिखेंगे इस यूनिट वेक्टर को। क्वेश्चन क्लियर है, यानी कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसके डायरेक्शन में कैसे यूनिट वेक्टर को लिखना है। ओके वंस अगेन, हाउ टू राइट मतलब कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग मतलब के तरफ एक गिवन वेक्टर, यानी किसी दिए हुए वेक्टर की दिशा में कैसे एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे। जैसे इफ लेट ए इज एनी गिवन वेक्टर, ए इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए, तो यानी ये कोई वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, तो ए बराबर क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बराबर क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से अगर भागा दे दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड 1 जब बचेगा कि, जैसे एक मानते हैं 5 मीटर पूरब है, 5 मीटर पूरब में 5 मीटर से भागा दे देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा। इसका ऐसे इसको इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। यही हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए, ये क्या हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए हो गया। तो इसको मैं ठीक कर लेता हूं मैं, अगर ये एक वेक्टर है ए तो क्या लिखेंगे, ये ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे कर देंगे। ओके, यानी जहां ए क्या है, कोई वेक्टर है, जहां ए क्या है, कोई वेक्टर, ये क्या है, कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताएगा, बताता है, समझ लो। यानी अगर बोलेगा कोई वेक्टर लिखो तो क्या करें, कोई वेक्टर बराबर उसका मैग्नीट्यूड गुना उसके तरफ एक यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया, यानी कोई वेक्टर बोलेगा तो बराबर बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड गुना और उसके तरफ एक यूनिट वेक्टर। इतना क्लियर है। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। बड़ा सुंदर एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, ध्यान से देखना। सपोज ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की तरफ कोई 5 मीटर का ये वेक्टर ए है, तो दोनों एक ही दिशा में ना है, दोनों एक ही दिशा में। एक और बात समझाता हूं, देखो एक और बात समझा देता हूं मैं, तब लिखोगे तो और मजा आएगा तुमको, है कि नहीं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इस बात को ध्यान रखना है, नोट करके। बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं समझा देता हूं, देखो नोट करके। कहता है इफ बोलेंगे d बराबर 5 मीटर ड्यू ईस्ट है, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी ड्यू ईस्ट है, और एक है f बराबर 5 न्यूटन फोर्स है
ये भी पूरब के तरफ है। तो बताना है ये वाली बात। देन डी बराबर भी बराबर एफ। बोलो ये सही है या नहीं, सही है या नहीं बताना है। बताओ क्या होगा। डी बराबर भी बराबर एफ। ओके। अरे यार ये 5 मीटर है पूरब, यूनिट देख रहे हो क्या है, 5 मीटर है पूरब, और ये 5 मीटर पर सेकेंड पूरब है, और ये 5 न्यूटन पूरब है। तो क्या 5 न्यूटन 5 मीटर के बराबर हो जाएगा? डायरेक्शन तो सबका सेम है, तो ये और ये सेम है नहीं ना, तो क्या होगा, ये तीनों बराबर होगा क्या? नहीं ना होगा, नहीं होगा। लेकिन एक बात देखो तो, लेकिन ये बात देखो, d बाय डी का मैग्नीट्यूड ये क्या हुआ बताओ, ये यूनिट वेक्टर अलोंग डी हुआ। ओके। और v बाय v का मैग्नीट्यूड बोल देंगे, ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग v हुआ। और ये f बाय f का मैग्नीट्यूड हुआ, और ये यूनिट वेक्टर अलोंग f हुआ, और सब का दिशा ईस्ट की तरफ है। तो डायरेक्टली दो मैं सब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट। यानी ये सब एक ही चीज बता रहा है, ईस्ट की तरफ यूनिट वेक्टर। यानी सब क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर ईस्ट की तरफ बता रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर डी है वो भी पूरब है, और एक वेक्टर वी है वो भी अगर पूरब है, और एक वेक्टर एफ है अगर वो भी पूरब है, तीन वेक्टर अगर एक ही दिशा में हो, तो तीनों वेक्टर बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम सेम रहेगा तो बराबर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, तो तीनों वेक्टर सेम हो या ना हो, लेकिन तीनों का यूनिट वेक्टर जरूर बराबर होगा। एक और समझा देता हूं मैं, जरा ध्यान से देखना है कि नहीं। देखो अगला, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको भी मिटा देते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लेते हैं ये a है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है 5 मीटर है, छोड़ो, ये वेक्टर a है और ये दूसरा वेक्टर b है। इस दोनों में क्या रिलेशन होगा, a एंड b इज अलोंग सेम डायरेक्शन, a एंड b इज अलोंग सेम डायरेक्शन, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा बताओ। a एंड b इज अलोंग सेम डायरेक्शन, a एंड b इज अलोंग सेम डायरेक्शन, तो दोनों में क्या रिलेशन है, बड़ा आसान है। तो इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको लिखेंगे d का यूनिट वेक्टर, v का यूनिट वेक्टर और f का यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, तीनों बराबर कर देंगे। दिख रहा है ना, यस दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b अगर एक ही दिशा में हो तो इसका मतलब हुआ a के तरफ यूनिट वेक्टर और b के तरफ यूनिट वेक्टर दोनों बराबर हो जाएगा। यस, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो a को क्या लिख देंगे, वेक्टर a बाय a का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग a हुआ, यूनिट वेक्टर अलोंग b हुआ, मतलब b बाय b का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, वेक्टर b में b के मैग्नीट्यूड से भागा देंगे, तो ये सब क्या होगा, यूनिट वेक्टर हो गया। नहीं, दोनों एक ही तरफ है। तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं, देखो तो मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, ओके, और ये कोई वेक्टर है a,
और इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, दोनों में रिलेशन बताओ। तो इसका मतलब हुआ कि ए के दिशा में यूनिट वेक्टर और एक्स एक्सिस के दिशा में यूनिट वेक्टर दोनों बराबर हो जाएगा। यस, बराबर हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो ए के दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा वो बराबर होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ओके, क्लियर हो गया। और दूसरा हुआ एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर का स्पेशली तो अभी तुरंत याद किए ना, आई से डिनोट करते हैं। ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इधर हो गया और ये यूनिट वेक्टर अलोंग ए, तो इसके तरफ यूनिट वेक्टर इतना बट इतना कर देंगे, इसके तरफ यूनिट वेक्टर ये कर देंगे। ओके, तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ए वेक्टर बाय 5 मीटर और बराबर हो जाएगा आई, यानी ए वेक्टर बराबर 5 मीटर हुआ मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में हुआ आई। बड़ा आसान है। अब आगे समझो कि वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर। ओके, और डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस एक स्टैंडर्ड है ना, इसीलिए इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, 5i हो जाएगा। यानी एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर है तो 5i हो जाएगा। बहुत आसान है। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल लेते हैं। देखो, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर ये y एक्सिस है और ये एक वेलोसिटी है v, अब 5 मीटर पर सेकेंड, v है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग y एक्सिस। मान लेते हैं इस प्रकार से है अलोंग y एक्सिस। इसको यूनिट वेक्टर के रूप में कैसे लिखा जाएगा, 5 मीटर अलोंग y एक्सिस, इसको यूनिट वेक्टर के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो बड़ा आसान है। तो इसका मतलब होगा v का दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा और y के दिशा में जो यूनिट वेक्टर, वो दोनों एक ही होगा। तो v के दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होगा, v वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, और y के दिशा में यूनिट वेक्टर j से डिनोट करते हैं। वेरी गुड। ओके, अब v के तरफ v का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। ये बराबर j हो गया। यानी इस प्रकार से v बराबर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड में 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन में हो जाएगा j। यानी डायरेक्ट समझ सकते हो, v बराबर अगली बार से क्या समझेंगे, मैग्नीट्यूड में 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन में y एक्सिस यानी j। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? यस, मजा भी आ रहा है। तो अगला सवाल को देखो कोई, तुम ध्यान से। तो फाइनली मैं लिख देता हूं इस तरह से, देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओके, इधर है ए, इधर आया बी और इधर आया सी। ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है। तो बताओ ए बराबर क्या लिखेंगे, बी बराबर क्या लिखेंगे, सी बराबर क्या लिखेंगे? बहुत आसान, डायरेक्ट बताना है। किसी भी वेक्टर का मतलब होता है, वेक्टर का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसके डायरेक्शन को लिखेंगे। क्या होता है मतलब, किसी वेक्टर को, वेक्टर में क्या क्या होता है, वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और वेक्टर में होता है डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है ए वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर। तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए 3 मीटर। और वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के तरफ है, और डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यानी इसका डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस की तरफ है
तो इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर लेना है। तो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, है कि नहीं। तो और इसी को तो हम लोग लिखते हैं 3 मीटर मैग्नीट्यूड, इसी को ना लिखते हैं आई, 3 मीटर मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन हुआ आई। उसी प्रकार से बी को डायरेक्ट क्या लिखेंगे बोलो तो, मैग्नीट्यूड में 4 मीटर है, डायरेक्शन में, यस डायरेक्शन में होगा जे। सी बराबर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में 5 मीटर, डायरेक्शन में के। आ रहा है समझ में नहीं, कुछ कुछ आ रहा है समझ में। तो हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। एक सवाल को बनाओ तो, बड़ा ही सुंदर सवाल है, मन कर रहा है तुमको दे ही दूं, है कि नहीं, ले लो। कहता है कि अगर दो वेक्टर को, एक बात जान लो, क्या दो यूनिट वेक्टर हमेशा बराबर होगा। एक दो और बात लिख लो, टू यूनिट वेक्टर मस्ट बी इक्वल, ये बोलना है, टू यूनिट वेक्टर मस्ट बी इक्वल, दो यूनिट वेक्टर हमेशा इक्वल होगा। तो क्या इसका आंसर होगा, तो दिखाता हूं मैं, देखो मान लेते हैं एक यूनिट वेक्टर है u1 और दूसरा यूनिट वेक्टर है u2 और दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या u1 अब बराबर u2 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अच्छा मान लेते हैं एक यूनिट वेक्टर है, अगर एक यूनिट वेक्टर है u1 इधर और एक यूनिट वेक्टर अगर u2 है इधर, तो क्या u1 बराबर u2 लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। असल में क्या होता है ना, यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर ही हुआ ना, जिसका स्पेसिफिकल कैरेक्टर है कि उसका मैग्नीट्यूड होगा 1, लेकिन डायरेक्शन में तो ऐसा नहीं कि किधर होगा। तो कहता है कि दो वेक्टर यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, अगर एक ही दिशा में हो तो दोनों बराबर हो जाएगा, और दो यूनिट वेक्टर अगर एक ही दिशा में ना हो तो वो दोनों बराबर नहीं होगा। इसका मतलब दो यूनिट वेक्टर बराबर भी हो सकता है और दो यूनिट वेक्टर बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ये आंसर क्या होगा, टू यूनिट वेक्टर मस्ट बी इक्वल, गलत हो गया ना। इसका मतलब टू यूनिट वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल, क्या, टू यूनिट वेक्टर मान लेते हैं एक है u1 और दूसरा है u2, क्या होगा, मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल, यानी दो यूनिट वेक्टर है तो दोनों इक्वल भी हो सकता है और दोनों इक्वल, यस दोनों इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो ये बात यहां तक क्लियर है। तो अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि अगर दो यूनिट वेक्टर को जोड़ेंगे तो एक यूनिट वेक्टर होता है, तो दोनों यूनिट वेक्टर का डिफरेंस कितना के बराबर होगा। एडिशन ही पढ़े हो, सब्ट्रैक्शन ही पढ़े हो, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, कहता है इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, if sum of two unit vector is a unit vector, if sum of two unit vector is a unit vector, then magnitude of their difference इज, मुझे पूरा उम्मीद है कि नहीं बना पाओगे, है कि नहीं। 1 में 0, बी में 1, सी में √2, डी में √3 बनाओ। क्या बनाना है कि अगर दो यूनिट वेक्टर को जोड़ेंगे तो बोलता है कि वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा,
तो उसका डिफरेंस कितना के बराबर होगा, यही बताना है तुझको। बनेगा? ट्राई करो। ट्राई करते हैं, देखो सॉल्यूशन। मान लेते हैं लेट u1 एंड u2 आर 2 यूनिट वेक्टर। u1 एंड u2 2 यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। ओके, तो बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा ठीक से समझोगे। क्वेश्चन के हिसाब से सम जो होगा ना दोनों का, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर। यानी 2 यूनिट वेक्टर को जब जोड़ेंगे तो बराबर होगा यूनिट वेक्टर। ओके, तो इसका अर्थ हुआ कि इस दोनों यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ओके, तो अब इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर 2u1 u2 cos थीटा, और ये बराबर हो जाएगा 1। उसको मत कुछ नहीं करो। 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसका मतलब हुआ 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे? ये 1 इधर से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos थीटा बराबर -1, तो cos थीटा बराबर -हाफ आया। cos थीटा बराबर -हाफ आया। निकालना क्या है रे? मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस निकालना है। तो जो दिया हुआ था ना वो किए ना। अब देखो u1 माइनस u2 डिफरेंस का मैग्नीट्यूड देखना है, तो क्या करेंगे? u1 स्क्वायर कर देंगे, u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 cos थीटा। ओके, तो u1 के जगह 1 स्क्वायर, u2 के जगह 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा के जगह कितना रख देंगे? यहाँ से cos थीटा निकल गया है ना, तो इसका मतलब 1 प्लस 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस। अरे ये तो गजब रिजल्ट आ गया, गजब, ये आया गजब रिजल्ट। यानी 2 यूनिट वेक्टर को अगर जोड़ने से यूनिट वेक्टर हो जाए तो उस दोनों यूनिट वेक्टर को जब डिफरेंस करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड √3 होगा। इस सवाल को याद रखोगे और क्वेश्चन को याद कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये नीट में भी पूछा हुआ है, आईआईटी में भी पूछा हुआ है। हमको नहीं लगता है कि कोई एग्जाम होगा जो 12th बेसिस पर होगा और साइंस वाला होगा उसमें नहीं पूछा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। और भी चीज़ है यूनिट वेक्टर में, तो थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं पोजीशन वेक्टर का, और उसके बाद दोनों को मिक्स करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। इसीलिए हम लोग पोजीशन वेक्टर की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग देखेंगे, ये देखो क्या देखेंगे, पोजीशन वेक्टर, POSITION, पोजीशन वेक्टर, या दूसरा नाम है रेडियस वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। पोजीशन वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर, देखते हैं हम लोग क्या होता है पोजीशन वेक्टर को, एक एक करके समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले इसमें पहले 2D फॉर्म समझाता हूं। अच्छा देखो क्या होता है, मान लेते हैं कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है O।
तो ओ से मिलाएंगे पी को तो बन गया ओपी। तो इसका मतलब हुआ कि पी का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में ओपी हो गया। तो ओपी को लिखेंगे, ओपी को लिखेंगे पी ओ एस आई पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ बोलेंगे। आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि ये कोई पॉइंट मान लेते हैं बी है और ये कोई पॉइंट ए है और ए से बना है बी को, तो इसको क्या बोलेंगे? ए बी। ये कोई पॉइंट सी है और इसको क्या बोलेंगे? सी बी। अच्छा बोलो ए बी को क्या लिखेंगे? ए बी को अब मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बहुत अच्छा है। तो ए बी को क्या लिखेंगे? ए बी को अभी तुमको सेंस आ जाएगा पोजीशन वेक्टर का। तो ए बी का मतलब हुआ कि बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में ए बी। तो ए बी को क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर पी ओ एस आई टी आई वन, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ए बी। उसी प्रकार से सी बी को क्या लिखेंगे? सी बी को क्या बोलेंगे? सी बी को लिखेंगे, सी बी को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। इसका मतलब हुआ बी का पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में सी बी हुआ, अब बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में ए बी हुआ। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है। क्या? वो इस बात पे निर्भर करता है कि कहाँ से उसका पोजीशन को मेजर किया जा रहा है। जैसे बोलूं कि दिल्ली कितना दूर है, दिल्ली कितना दूर है, तो इसका आंसर होगा सबसे पहले कहाँ से? पटना से, दिल्ली से, दिल्ली, मुंबई से, लखनऊ से, आगरा से। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है। वो इस बात पे निर्भर करता है कि इस पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। आया समझ में बात? ओके, इसलिए लिखते हैं पोजीशन वेक्टर इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। ऐसे बोला जाता है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज रिलेटिव टू अदर। इस दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज़ दूसरे का रिलेटिव होता है। तो पोजीशन वेक्टर भी एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। ओके, तो लिखता हूँ मैं पोजीशन वेक्टर इज ए, पोजीशन वेक्टर इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। याद रखना, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार है, रिश्तेदार वाला क्वांटिटी नहीं है। ओके, अब पोजीशन वेक्टर देखो हो सकता है 2D फॉर्म में, हो सकता है 3D फॉर्म। 2D फॉर्म में दो ही कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स वाई रहेगा या वाई जेड रहेगा या जेड एक्स रहेगा। एक्स वाई रहेगा या वाई जेड रहेगा या जेड एक्स रहेगा। 3D फॉर्म में क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। तो 2D फॉर्म और 3D फॉर्म दोनों फॉर्म को हम लोग स्पेशली देखने जा रहे हैं। सही है? 2D फॉर्म और 3D फॉर्म मिटाते हैं इसको। तो सबसे पहले 2D फॉर्म में पोजीशन वेक्टर को हम लोग देखते हैं। टू डी फॉर्म में पोजीशन वेक्टर। 2D मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है 2 डायरेक्शन, एक्स वाई हो जाएगा या वाई जेड हो जाएगा या जेड एक्स हो जाएगा, 2 ही डायमेंशन होना चाहिए। और 3D मतलब तीनों। तो 2D पहले समझते हैं, है कि नहीं? 2D एक्स वाई प्लेन में 2D समझते हैं। ध्यान से देखो,
मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट पी है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों दिया हुआ है। एक बात तो और तुमको बता देता हूँ, देखो इसको हम लिखेंगे ओ पी। क्या लिखेंगे? ओ पी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर पी ओ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। धीरे धीरे लिखना सीख जाओगे। आर पी ओ मतलब, आर मतलब पोजीशन वेक्टर, अब पी का ओ के रिस्पेक्ट में। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे उसको। तो एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये दूरी अगर x होगा तो ये दूरी y होगा। वेरी गुड। तो इसको ऐसे यहाँ से यहाँ अगर हम a मान लें और यहाँ से यहाँ अगर b मान लें, तो ट्रेंगल ऑफ एडिशन से देखो, तुमको पता है ना, ओ पी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर लिख सकते हैं। बहुत आसान है। अब इसको ऐसे समझो, ओ पी वेक्टर को इसमें क्या कह सकते हैं कि ओ ए से ऊपर नीचे गुना भागा दे देते हैं। ऐसे ऐसे थोड़ा प्रूव्ड भी हो जाएगा। ए पी को ए पी से ऐसे ऐसे कर लेते हैं। इससे क्या बन गया, फायदा क्या हुआ वो देखो। इससे ये बन गया ओ ए एक वेक्टर हो गया और ये ओ ए एक यूनिट वेक्टर हो गया। ध्यान से देख रहे हो, यानी मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन हो। ऐसे समझो, ओ ए बराबर, ओ ए एक वेक्टर है, ओ ए एक मैग्नीट्यूड है जिसकी लंबाई कितना हो गया? एक्स हो गया। ये यूनिट वेक्टर हो गया इस दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा? ये लिख दें, अरे ओ ए वेक्टर बाय ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए हुआ और वो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये एक्स एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर आई बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर ए पी लिखेंगे तो वाई हो जाएगा जे होगा। सीधा सीधी समझो ना, ज़्यादा घुमाओ फिरो मत। ये लंबाई है एक्स और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, तो सीधे सीधे लिखेंगे एक्स आई, सीधे सीधे लिखेंगे एक्स आई। और ये मैग्नीट्यूड है वाई, डायरेक्शन है वाई एक्सिस, तो लिखेंगे वाई जे। बहुत आसान है, सीधा सीधी है। ओ पी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। मान लेते हैं, और मान लेते हैं, देखो, और उसका मैग्नीट्यूड हम लोग बनाते हैं। तो देखो, इन ट्रायंगल ओ ए पी में ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी जो हुआ, ओपी मतलब क्या? ओपी का मतलब हुआ ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत आसान है रे, दिमाग ज़्यादा मत लगा। बोलेगा ओपी बराबर क्या होगा, तो एक्स लगा दोगे आई और वाई में लगा दोगे जे, ये हो जाएगा एक्स आई वाई जे। इसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का अंडर रूट। बड़ा आसान है। ओके, ये एंगल अगर थीटा होता है, ये एंगल अगर थीटा होता है, तो एक बार और समझाता हूं। देखो, ये एंगल अगर थीटा होता है, पी हो गया एक्स वाई, ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और यही ना हुआ ओपी, है ना। तो ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? या टेन थीटा बराबर क्या हो गया? टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स हो जाएगा। इसने सबसे पहले अल्फा समझ लो, अल्फा, टेन अल्फा बराबर कितना होगा? वाई बाय एक्स। अच्छा, इधर का एंगल अगर हम बीटा माने, थोड़ा इसको सुंदर बना देता हूं, इधर अल्फा और इधर बीटा, इधर इसका लंबाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये हुआ एक्स और ये हुआ वाई।
तो ये भी हो जाएगा y। अच्छा, इसमें बताना है कि cos अल्फा बराबर क्या होगा और cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। cos अल्फा क्या होगा और cos बीटा क्या होगा, थोड़ा समझना होगा। cos अल्फा का मतलब कितना होगा और cos बीटा का मतलब, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा x बाय, ये हो जाएगा cos अल्फा। उसी प्रकार से cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos बीटा के लिए ट्रायंगल बनेगा ना, तो आधार इसका क्या बनेगा y, और कर्ण कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन अल्फा बराबर क्या होगा y बाय एक्स। तो ये 2D फॉर्म में था, तो जब तक एक दो एग्जाम्पल नहीं बनाओगे तो मज़ा भी नहीं आएगा, है कि नहीं। तो जहां अल्फा एंड बीटा क्या है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर एंगल मेड बाय ओपी विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब फाइनली मैं एक जगह में पूरे को कंक्लूजन को एक जगह में बता देता हूं। मैं देखो मिटाते के सारा कंक्लूजन एक जगह लिख देता हूं। यानी जितना बात पढ़ा इतना बात को एक लाइन में समझने का कोशिश करते हैं, और वो समझ में आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। एकदम नहीं होता कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ये आ जाएगा मुट्ठी में। मुट्ठी में करना चाहोगे तो देखते हैं मुट्ठी में कैसे किया जाता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। देखो मान लिया जाए कि ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और ये कोई पॉइंट पी है और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, और ये है ओ, तो ये बन गया ओ पी। ओ पी बराबर हम आर लिख देते हैं। तो क्या करना है, सीधा सीधी देखो, और ये एंगल बनाया अल्फा और ये एंगल बनाया बीटा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे पहले ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर बोले तो यानी आर वेक्टर हम बोल रहे हैं। आर वेक्टर बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ आर बराबर क्या होगा एक्स आई होगा और वाई जे होगा, और इसका मैग्नीट्यूड बोलेगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा आसान है, क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा बराबर लिखेंगे एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स बाय आर हो गया एक तरह से। कॉस बीटा बराबर क्या बोलेंगे, कॉस बीटा बराबर बोलेंगे वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई बाय आर बोलेंगे। तो एक छोटा सा सवाल बताओगे तुम, सही है। क्वेश्चन है ये पहला, ये रहा शानदार सवाल, और ये अगर कोई पॉइंट पी है 3 4 है तो तुमको बताना है क्या क्या, देखो तुमको बताना है ये सब चीज, तुमको बताना है, फाइंड करना है नंबर 1 में ओपी क्या होगा, नंबर 2 में बताना है कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, नंबर 3 में बताना है ये कॉस अल्फा कितना होगा, नंबर 4 में बताना है कॉस बीटा कितना होगा। जल्दी जल्दी से बता देना है, जल्दी जल्दी से बता देना है कि कॉस अल्फा, सारा चीज़ को बताओ कैसे करेंगे। उसके बाद 3D फॉर्म बताएंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा बड़ा आसान है, तुमको अभी सोच भी लिया होगा। ये 3D 4 है और ये ओपी बोल रहा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यस 3i 4j, ये हो गया 3i 4j। और ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इस तरह से 3 तिया 9 और 4 चौका 16, 16 ना 25, यहाँ क्या होगा 5, यानी ओपी का लंबाई कितना हो जाएगा 5 होगा। बड़ा आसान है, इसका मतलब ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा बराबर होता है एक्स बाय आर। इसको देखने की जरूरत नहीं है, अगर एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाएगा तो एक्स बाय आर करोगे, एक्स की जगह कर दोगे, एक्स की जगह करोगे 3, तो 3/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वाई बाय आर, आर ही नहीं ये है वाई बाय आर, यही ओ पी बराबर ही आर तो बोलते थे हम, आर लिखना दो, आर बराबर ओ पी बराबर, तो वाई बाय आर, वाई की जगह
y की जगह 4 दे देंगे और r की जगह 5 देंगे। तो अल्फा बराबर एक तरह से हो गया, पता है कितना, ये 37 डिग्री हो गया, ये 53 डिग्री हो गया, सब पता है कि नहीं। ये बना 37, वो 53, नहीं मालूम ना, अच्छा मालूम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये था 2D फॉर्म में। एक और देता हूँ मैं, उसको भी बना के दिखाओ, तो जल्दी से बना के दिखाओगे। देखो बना के दिखाओ क्वेश्चन। इस सवाल, ये सवाल रहा, ये रहा सवाल, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये है 12 और ये 5। तो बताओ OP बराबर क्या होगा। OP बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताओ OP बराबर क्या होगा, फटाफट फटाफट। OP बराबर क्या, ओके समझ में आ गया, 12y प्लस 5g। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यानी इसका लंबाई, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, क्या करेंगे, 12 को स्क्वायर कर देंगे और 5 को स्क्वायर कर देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। बरबरे 44 से आप 25 25, तो कितना होगा 169 बराबर हो जाएगा 13। ओके, ये तो बड़ा आसान है ना। अच्छा बोलो cos अल्फा बराबर क्या होगा, cos अल्फा बराबर x बाय आर, यानी x बाय आर, आर की जगह यहाँ क्या है, वही ना r हो गया। इसका मतलब हुआ 12 बाय 13। cos बीटा इज इक्वल टू y बाय आर, y के जगह 5 बाय 13। तो ये 2D फॉर्म में, 2D फॉर्म में क्या था, 2D फॉर्म में पोजीशन वेक्टर था। अब बात करेंगे 3D फॉर्म में पोजीशन वेक्टर का। यहां तक क्लियर है, पोजीशन वेक्टर इन 2D फॉर्म। अब बताएंगे पोजीशन वेक्टर इन 3D फॉर्म, उसको भी जरा देख लेते हैं क्या आता है। देखो अब लिखता हूं मैं पोजीशन वेक्टर इन 3D फॉर्म। 3D फॉर्म समझते हैं, 3D फॉर्म का क्या मतलब होता है, एक फोटो से हो सकता है समझ में आ जाएगा तुमको। 3D फॉर्म मतलब 3 डायमेंशनल। आप मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट x है, y है, z है। x y z का क्या मतलब होता है, x y z का मतलब होता है कि x एक्सिस की तरफ दूरी हो गया x, y एक्सिस की तरफ दूरी हो गया y, और z एक्सिस की तरफ दूरी हो गया z। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पहुँचने के लिए ये जाएंगे x की तरफ गए और y की तरफ गए कितना, y, ये गए y की तरफ y, और ये दिशा और ये दिशा एक ही है ना, z की तरफ गए z। अच्छा एक दो एग्जाम्पल और समझा देता हूँ और समझ में आएगा तुमको ज़्यादा अच्छा से, 3D फॉर्म समझ में आएगा। इसको समझने के लिए इसको समझो तुम ध्यान लगा के, कुछ कोऑर्डिनेट बताना है तुमको। क्या करना है कि मान लेते हैं ये है 3 और ये है 4 और ये है 5, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, z कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ का ओरिजिन बोल रहे हैं इसको।
इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको अगर ए बोलूँ तो देखो x की तरफ कितना चले, 3 चले, तो यहाँ से यहाँ 3 चले, बस पहुँच गए ना, तो y की तरफ और z की तरफ, यस इसका कोऑर्डिनेट हो गया यही हो गया इसका कोऑर्डिनेट। फिर से देखो बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये है 3 और ये है 4 और ये है 5, मीटर ले लो, मान लेते हैं मीटर है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये दूरी हुआ 3 मीटर, तो x की तरफ कितना गए 3 मीटर, ओके 3 हो गया। y की तरफ कितना गए ही नहीं, z की तरफ कितना गए ही नहीं, तो 3 0 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, y की तरफ गए 4, तो पहले लिखना है x की तरफ नहीं गए और y की तरफ गए 4 और z की तरफ कितना गए ही नहीं, मीटर छोड़ देते हैं, मीटर समझ लेना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, z की तरफ गए 5, यानी x की तरफ नहीं गए, y की तरफ नहीं गए, z की तरफ गए 5, ओके। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां जाने के लिए पहले x की तरफ जाना है, फिर y की तरफ जाना है, फिर z की तरफ जाना है, देखना ध्यान से। तो यहां जाने के लिए x की तरफ गए 3, ओके, y की तरफ गए 4, ओके, x की तरफ 3 गए, y की तरफ 4 गए, पहुंच गए ना, तो पहुंच गए तो z को जाना नहीं पड़ा, यस। तो बताओगे इसके बारे में, इसको क्या होगा, यहां पहुंचने के लिए x की तरफ, यहां पहुंचने के लिए ऐसे ऐसे जा सकते हो या ऐसे ऐसे जा सकते हो। तो ऐसे जाओगे तो y की तरफ 4 हुआ, ऐसे जाओगे तो z की तरफ 5 हुआ, या ऐसे z की तरफ 5 हुआ और y की तरफ 4 हुआ, x की तरफ कभी नहीं जा रहे हैं, यानी इधर से भी जाएंगे तो y और z हुआ, इधर जाएंगे तो z एंड y हुआ, x की तरफ नहीं गए तो y की तरफ गए 4 और z की तरफ गए 5, तो यानी x की तरफ 0, y की तरफ, इस तरह से। इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ x की तरफ गए 3 और z की तरफ गए 5, y की तरफ नहीं गए, x की तरफ 3, y की तरफ नहीं गए, z की तरफ गए 5, इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। अब बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पहुँचने के रास्ते क्या क्या है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या y बराबर 4 होगा, x बराबर 3 होगा, z बराबर 5 होगा। तो बड़ा आसान है, इधर से चलते हैं, x की जगह 3 गए, y की तरफ 4 गए, z की तरफ, यानी x में भी जाना है, y में भी जाना है और z में भी जाना है, ओरिजिन से चल के पहुंचना है और अपने आप आ जाएगा। तो इसमें तो तुमको एक बात समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। ये a इसका नाम दे देते हैं, अगर b इसका नाम देते हैं, c इसका नाम, d इसका नाम, e इसका नाम, f इसका नाम और g इसका नाम। तो अभी तक जो हम लोग सीखे थे उसके अनुसार, अभी तक जो सीखे थे उसके अनुसार, जैसे कि बोलेगा OA बराबर क्या होगा, OA बोलेगा OA बराबर क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ लिखना है OA, OA 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 यहाँ दिख रहा है, OA बराबर क्या होगा, OA OA बराबर क्या होगा, लिखे तो क्या होगा, OA बराबर, OA बराबर होगा 3 गया I की तरफ, यानी ये हो जाएगा 3 हुआ I की तरफ, बाकी तो गए ही नहीं ना, बाकी लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अच्छा OB बराबर क्या होगा, O यहाँ है, B यहाँ है, O से B को मिलाएंगे, ये OA हुआ वेक्टर, OB ऐसे ऐसे डंटा देंगे, छोड़ देते हैं। OB बराबर क्या होगा, 3 हुआ x की तरफ और 4 हुआ y के तरफ, 0 हुआ z के तरफ, 0 के। OAB, OC बराबर बताओ क्या होगा, OC बराबर ये वेक्टर हो गया, OC बराबर क्या होगा, 0i 4j 0 के, 0i 4j 0 के, ओके। OD बराबर बताओ क्या होगा, OD बराबर, OD बराबर क्या होगा, OD यानी ये O है, OD है, तो क्या होगा, 0i, ओके, 0i 4j 5 के, यस। OE बराबर, OE बराबर 0i 0j 5 के,
0i, इसका कोई नहीं भी लिख सकते हो, 0j 5k। ओ एफ बराबर 3i 0j 5k, 3i 0j 5k। ओ जी बराबर ओ जी बराबर 3i 4j 5k, 3i 4j 5k। बोलो ओपी बराबर क्या होगा, अंदाजा लग रहा है? ओपी बराबर क्या होगा? एक्स ये हुआ, जेड ये हुआ, वाई ये हुआ, यानी एक्स आई वाई जे जेड के हुआ। एक्स आई हुआ, वाई जे हुआ, जेड के हुआ। एक्स आई वाई जे एंड जेड के। ओके, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? और तुमको आगे दिखाएंगे इसका पिक्चर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बड़ा आसान है, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, जेड स्क्वायर। इसको प्रूव कर देता हूँ कुछ देर में। ओके, अब बोलेगा इसको हम आर नाम दे देते हैं, आर। तो उसके बाद कॉस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा का मान, इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, मिटा देते हैं इसको। अच्छा एक बार और देखो, दोहराता हूं मैं, ध्यान से देखना, इसको रट्टा मारना तुमको। एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, जेड एक्सिस हुआ, और ये कोई पॉइंट पी है, एक्स भी है और वाई भी है और जेड भी है। हल्ला नहीं करो। एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है मान लेते हैं। तो इसका हम मान नाम देते हैं आर। तो आर बराबर क्या होगा बताओ? ये आर बराबर क्या होगा? बड़ा आसान है, क्या होगा? एक्स आई वाई जे जेड के। यस, आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब बोलेगा कॉस अल्फा बराबर कितना होगा? तो कॉस अल्फा बराबर याद रखना, एक्स बाय आर। कॉस अल्फा बराबर कितना याद रखोगे? एक्स बाय आर। दिखेगा ना 3 डायमेंशन में। ये कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण होता है। एक्स बाय आर याद कर लेना। कॉस बीटा बराबर वाई बाय आर और कॉस गामा बराबर जेड बाय आर। तो एक्स बाय आर मतलब एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और कॉस बीटा बराबर वाई बाय आर। आर की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और कॉस गामा बराबर जेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जहां अल्फा बीटा गामा क्या है? जहां अल्फा बीटा गामा क्या है? तो बोलते हैं अल्फा है एंगल मेड बाय आर विथ एक्स एक्सिस, बीटा है एंगल मेड बाय आर विथ वाई एक्सिस और गामा है एंगल मेड बाय आर विथ जेड एक्सिस। ओके, देखो जहां अल्फा बीटा गामा क्या है? वेयर मतलब जहां अल्फा बीटा एंड गामा आर क्या है? एंगल है मेड बाय आर विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। cos alpha, cos beta and
कॉस गामा को क्या बोलेंगे? इसका एक बड़ा स्पेशल नाम दिया गया है, यानी अल्फा बीटा गामा से आर का डायरेक्शन पता चल रहा था ना, अल्फा बीटा गामा से आर का डायरेक्शन पता चल रहा था, एक्स एक्सिस इतना बना रहा है, वाई एक्सिस इतना बना रहा है, जेड एक्सिस इतना बना रहा है। अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन को बताने में मदद कर रहा था, तो इसलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को कहते हैं आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। और इसकी खासियत क्या है देखो, इसकी खासियत है, तुम करोगे अपने से कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, अपने से कर लोगे, अपने से लाओगे, इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, या तीनों को जोड़ोगे तो देखोगे एक बड़ा ही मैजिक फिगर आएगा, और वो मैजिक फिगर है 1। इसी में एक और चीज आ जाएगा, अपने से करके देखोगे, साइन स्क्वायर अल्फा नहीं होगा तो ये तुम्हारा HW है, प्रूव करके हर बच्चे को HW प्रूव करके दिखाना है। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होगा, ये भी साबित करके दिखाना है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं और मुझे उम्मीद है कि उसको बनाओगे तुम लोग। डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो बनाओ इसको। स्टार्ट करूं? 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट हुआ नहीं, हो जाएगा। देखो ये रहा सवाल, कहता है इफ, कहता है क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड नंबर 1 में फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर बराबर 3i माइनस 3i4j5, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तुरंत बता दोगे? ये रहा आंसर, इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये रहा। उसको क्या करेंगे, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर हुआ 50 हो जाएगा। दूसरा सवाल हल्का हल्का, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 5k। तो क्या होगा r का मैग्नीट्यूड बराबर, बोलो क्या लिखेंगे, 3i 3 स्क्वायर और माइनस ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिख देंगे, ये हो गया रॉन्ग, याद रखना। तो सही क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कुल मिला के 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50। ये रहा आंसर। 2 बात सीखा। तीसरा सवाल वो सवाल है जो मतलब वाला होगा, मतलब वाला होगा, मतलब अभी तक उसका इंतजार कर रहे थे हम लोग इस सवाल का। वो देखो कौन सा था, बोलेगा कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर बराबर 2i 2j एंड k। ये हुआ शानदार सवाल में से एक, शानदार सवाल में एक। डायरेक्शन कोसाइन बताना है इसका, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर। तो बनेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। बताए थे ना डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या हुआ, कॉस अल्फा बराबर x बाय आर। तो सबसे पहले आर का मैग्नीट्यूड निकाल लो ना, तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 दूना 4 4 8 1 9 9 का रूट यानी 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, याद है, x बाय आर
और x की जगह 2, 2 बटा r की जगह 3। अब cos बीटा बराबर cos बीटा बराबर y बाय आर, y की जगह ये भी 2 है, 2 बटा 3। अब cos गामा बराबर z बाय आर, और z की जगह 1, 1 बाय 3। तो एक और बना लो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ r बराबर 3i माइनस 4j प्लस 5 के। चलो इसको बना के लाओगे। दूसरा सवाल है फाइंड एंगल मेड, HW ही देता हूं मैं, 1 नंबर 2 नंबर। फाइंड एंगल मेड बाय r बराबर √2i प्लस j माइनस k विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड, अरे एंगल मेड मतलब अल्फा का मान निकालना है। कॉस अल्फा का मान निकल जाएगा तो अल्फा का मान निकलेगा कि नहीं। तीसरा में फाइंड एंगल मेड बाय r बराबर 3√3i प्लस 3j विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। इतना ही होमवर्क है तुमको, 3 होमवर्क है, और होमवर्क दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में।